Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 29 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज हमारे पास सेलेक्टिव आर्टिकल्स हैं लेकिन बहुत मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप इसकी PDF फाइल या जो हमारे नोट्स होते हैं अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप सीधा इकोनॉमिक्स इजी टाइप करना टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे ये आ रही है, ये छोटी छोटी न्यूज़ है, मैं जल्दी जल्दी इनको कवर कर लूँगा, ये ज़्यादा हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है। क्या है, सिद्धू ने क्विट कर दी कांग्रेस पार्टी। क्यों कर दी? क्योंकि अभी आप जानते हैं पंजाब के अंदर क्या हुआ था कि अभी सीएम जो है वो चेंज किए गए। जब नए सीएम आए तो क्या था कि जो उनकी पूरा मंत्रिमंडल था ना, तो उन मंत्रिमंडलों में कुछ ऐसे मंत्री थे जिनके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। लोगों ने अपनी राय में ये बोला कि ऐसे क्रिमिनल्स को हमारी पार्टी में कोई जगह ना दी जाए, बट यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई उनकी बात को नहीं माना गया और उन क्रिमिनल्स को भी वहाँ पर मंत्रिमंडल में अपनी जगह दी गई। जिस बात को लेकर सिद्धू नाराज़ है और सिद्धू चाहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी जो है तभी तक कंटिन्यू करूँगा जब तक उसके अंदर सारी चीज़ सही तरीके से चलेंगी। तो यहाँ सिद्धू ने जब नवजोत सिंह सिद्धू जो है जब इन्होंने रिज़ाइन दिया कांग्रेस पार्टी से, तो इन्होंने जो अपनी चीज़ों में बताया वो ये बताया कि मेरे रेजिग्नेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर क्रिमिनल सरकार चलाएगी तो फिर इससे ख़राब सिचुएशन और क्या होगी, और मैं ऐसी पार्टी का लीडर कभी बनना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर क्विट कर दिया। अब ये हमारे एग्जाम से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थी, बट सोचा मैंने कि चलो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक आ रही है, बंगाल पोस्ट पूल वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू सेंटर। अब आपको पता होगा जब वेस्ट बंगाल के अंदर जब चुनाव होने के लिए थे ममता बनर्जी वाले, तो उस केस में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट और कई सारे दंगे देखने के लिए मिले जिनमें कई लोगों की जान गई, कई लोग जो है उसमें हताहत हुए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि चुनाव से पहले अगर ऐसी कोई भी इवेंट होता है, पहली बात तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस टाइप के दंगे होते हैं जिसमें लोगों का नुकसान होता है और खास तौर पर चुनाव को एजेंडा बना के ये दंगे कराए जाते हैं। इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहते हैं पेटिशन फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि इसको कोर्ट केस में लेकर जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने जब इसके लिए सीबीआई की टीम बनाई तो यहाँ पर सीबीआई की टीम के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है वो टीम कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में जो डिसीजन है कहीं ना कहीं बाइस्ड डिसीजन होगा और उनके फेवर में जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा ऐसा केस को करने का। तो ममता बनर्जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा, जो कमेटी के जो मेंबर या टीम जो सीबीआई की है उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाए जो कि बाइस्ड डिसीजन ना ले, मतलब वो एक तरफा होकर काम ना करे। तो ये एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो नोटिस इशू किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा और अपील की जा रही है कि आप यहाँ पर जो डिसीजन है वो अपना बाइस्ड डिसीजन रखना, मतलब पक्षपात मत रखना। और अक्टूबर की 7 तारीख को अब यहाँ पर सुनवाई होगी, देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चले तो फिलहाल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सेकंड पेज भी हमारे कोई काम का नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। थर्ड पेज तो पूरा हमारा जो है, और फोर्थ पेज में छोटी सी न्यूज आई क्योंकि आप जानते हैं कि केजरीवाल ने भी क्या किया हुआ है, एक देशभक्ति कैरिकुलम लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या था कि केजरीवाल का ये कहना था कि जो हमारे देश में जो बच्चे हैं ना, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उनको यही नहीं पता कि हमने कितनी मुश्किल से आज़ादी ली है, उन्हें यही नहीं पता आज़ादी का मतलब क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता कि फ्रीडम फाइटर्स क्या होता है। उनके लिए फ्रीडम फाइटर्स जस्ट एक रोल की तरह रह गए जो वो अपनी 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं और फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। उनको इसका रिलेवेंस नहीं पता, उनको इसका मतलब नहीं पता। इसलिए अगर हम अपने कैरिकुलम में अपने सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट और देशभक्ति का डाल देंगे तो लोगों को, यानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता चले कि हमारे देश ने कितनी गुलामी के बाद ये आज़ादी देखी है, कितने फ्रीडम फाइटर्स अपनी जान गंवाई है। तो इस कैरिकुलम को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है ताकि बच्चों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग लाया जा सके। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देशभक्ति बजट क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक तरह का प्यार है जो हम अपने देश से करते हैं। ये लोगों के लिए एक क्या है, रिस्पेक्ट वाली बात है ताकि देश में पीसफुल, मतलब जो शांति वो बनी रहे। और रिलीजियस को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, एथिक्स को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी और यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से अगर आप एक देश में पैदा होते हैं, भारत जैसे देश में पैदा होते हैं, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बताया जाएगा। सिलेबस में क्या क्या चीज़ होंगी, देशभक्ति का मीनिंग बताया जाएगा, देशभक्ति में कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स अपनी जान गंवाई है, कौन कौन लोगों ने जान नहीं गंवाई बट उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए दिया, किस टाइप की देशभक्ति बजट होती है और वो किस तरह से फ्यूचर में देशभक्ति बजट के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप करेगा और उन्हें समझ आएगी कि इस देश की रिलेवेंस क्या है, इस देश के लिए आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा कैरिकुलम है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली ही नहीं बल्कि हर स्टेट के अंदर ये बजट होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर फिलहाल तो अभी कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है इस वाले पेज के ऊपर। अब हम यहाँ पर आते हैं,
ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन है। अच्छा, एडिटोरियल सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर माओइस्ट की बात की जा रही है कि माओइस्ट को लेकर बात है। आप जानते हो अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 4 या 5 दिन पहले ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या कहा था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये बताया था कि पहले हमारे पास माओइस्टिक जो माओवादी इलाके होते हैं, जो नक्सली इलाके होते हैं, वो 96 जिलों के अंदर हुआ करते थे, जो अब घटकर सिर्फ 41 रह गए। तो बात ये हो रही है कि लोग इस बात को लेकर पॉजिटिव वे में भी सोचे और नेगेटिव वे में भी सोचे। उनका पॉजिटिव ये कहना है कि चलो अच्छी बात है, पहले 96 जिलों में होता था, अब सिर्फ 41 जिलों में है। लेकिन अब बात ये उठती है 41 में भी क्यों है? हम 2021 में जी रहे हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतना कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग हो चुका है, फिर भी अभी भी 41 ज़िलों के अंदर नक्सलवादी क्यों है? दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, नक्सलवादी क्या है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ। चाइना के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था माओ जेडोंग। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने हित के लिए लड़ते हो तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, और आपको सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए। सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपके ऊपर कंट्रोल करे। आप अपने राइट के लिए खुद लड़ो और अपने हक के लिए खुद आगे बढ़ो, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर क्या हुआ था कि हमारे जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, आसाम का इलाका है, पश्चिमी जो हमारे देश है, जैसे आपका यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इन जगहों पर जो जंगली इलाके हैं, तो क्या होता था कि इनमें कुछ आदिवासी कबीले रहते थे। तो क्या हुआ कि अभी हमारे पर फॉरेस्ट एक्ट आया, तो उस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर था कि लकड़ी नहीं काट सकते हो, जंगलों में आप रह नहीं सकते हो, क्यों, वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। तो जब ये एक्ट आया तो इन सबको भगाया गया वहाँ से। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं भागे, जो ये कहते नहीं ये हमारा अधिकार है जंगल में रहना, जंगल की लकड़ियाँ हमारी हैं क्योंकि नेचर ने दी हैं, और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, तो एटलीस्ट हम जो हमारी लाइवलीहुड है उसको तो हमसे मत छीनो। तो उनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नक्सलवादी लोग होते हैं वो उन इलाकों में रहते हैं। बेसिकली वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, और नक्सली नाम का एक गाँव था, वहाँ के जो लोग थे उनको नाम दिया गया नक्सलवादी, और बाकी कंट्रीज में इसको माओइस्टिक कहते हैं, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे इसको नक्सली कहते हैं। बात एक है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये नक्सलवादी वहाँ से स्टार्ट हुए। बेसिकली नक्सलवादियों का ये कहना है कि हमें जो गवर्नमेंट बेनिफिट है, जैसे बाकी लोगों को मिलते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पानी का प्रोजेक्ट होता है, इस टाइप से हमारे जंगलों में ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं लॉन्च करते हो? क्या हम इंसान नहीं है? तो इस बात को लेकर वो अपने राइट्स मांगते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है अगर आपको रहना ही है तो आप इलाका छोड़ो ना, जंगल में क्यों रह रहे हो? जंगल कोई रहने वाली चीज़ है? आप इंसानी इलाकों में रहो, हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। बट वो ये कहते हैं हमारे जो कस्टम, जो रीति रिवाज है, वो क्या कहते हैं कि हमें जंगल में ही रहना चाहिए, क्योंकि जंगल से हमारा जो जन्म है वो जंगल में हुआ है, ये सारी चीज़। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, सरकार भी अपनी जगह ठीक है। अब दोनों में जब फ्रिक्शंस आती है, तालमेल नहीं बनता, तो क्या होता था, जो पुलिस वाले होते थे जब वो यहाँ पर एनकाउंटर के लिए जाते थे तो उनको ये पकड़ लेते थे, उनके वेपन्स चुरा लेते थे, पुलिस वालों को मार देते थे। आप कह सकते हो ये हमारे देश के टेररिस्ट हैं जो कि देशवासी है। तो ये जो नक्सली का अटैक है वो इतना ज़्यादा हो गया कि अगर हम देखें तो नक्सल अटैक पिछले 5 सालों के अंदर ये ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट अब ये कहा जा रहा है कि अब इन नक्सलियों से बातचीत करके उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। तो अभी बेसिकली 96 जिलों के अंदर नक्सलवादी था, जो अब घट के 2020 के अंदर 41 जिले रह गए। तो चलो अच्छी बात है, बट यहाँ पर मुझे लगता है हमें नक्सलियों की बात बिल्कुल सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके इशूज़ को समझना चाहिए। वो भी इंसान है, उन्हें भी अपने अधिकार चाहिए, उन्हें मौलिक अधिकार चाहिए, राइट टू लाइफ का, राइट टू लिबर्टी का। ये सारे अधिकार कौन प्रोवाइड करवाएगी? सरकार। बट सरकार अगर ये कहे कि उनके हिसाब से चला जाए तो ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। राइट हैंड साइड पर एक एडिटोरियल, नीट फेल टू मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट ऑफ मेरिट। अब यहाँ पर नीट का जो एग्जाम होता है, बेसिकली जो नीट का एग्जाम है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अभी क्या होता है, जैसे जो MBBS या जो डॉक्टरी करना चाहते हैं उनके लिए एंट्रेंस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको नीट एग्ज़ाम बोलते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि तमिलनाडु ने अपने पास ये जो एग्ज़ाम था इसको बंद करवा दिया, जिसके पीछे उन्होंने काउंटर करते हुए ये बोला है कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो कम पास कर पाते हैं, पास ही नहीं कर पाते, बल्कि हमारी स्टेट में जो दिल्ली वगैरह के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ की जो सीट्स होती है वो खुद लेकर चले जाते हैं, और जो तमिलनाडु के बच्चे हैं उनको सीट्स नहीं मिल पाती। इवन यहाँ पर एक केस देखा गया जिसके अंदर एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली थी। तब से तमिलनाडु सरकार को ये लगना है कि तमिलनाडु बाकी कंट्री से थोड़ा सा पीछे चल रही है डेवलपमेंट के मामले में। तो जो अमीर बच्चे होते हैं वो अपनी ट्यूशन फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अच्छी ट्यूशन फीस लेकर तमिलनाडु में आके एग्जाम देते हैं और वो पास कर जाते हैं। बट तमिलनाडु के बच्चे नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा नीट का एग्जाम हम कंडक्ट ही नहीं होने दें। यार कोई बच्चा तमिलनाडु का अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो वो दूसरी स्टेट में जाके अपना एग्जाम दे, यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। देखो तमिलनाडु का भी कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अगर नीट के एग्जाम भी स्टेट लेवल पर कर दिए जाएँ तो हो सकता है स्टेट्स को उस चीज़ का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और कोटा सिस्टम कर दिया जाए कि अगर हम तमिलनाडु में एग्जाम लें तो तमिलनाडु के स्टूडेंट को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, लगभग 80% सीट तमिलनाडु के, 20% अदर स्टेट्स की होगी। अगर इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये जो हमारे प्रोफेसर हैं फैज़ मुस्तफ़ा, इन्होंने इसी बात को लेकर बात बोली है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर इसके अंदर हम नीट को लेकर कुछ करिकुलम में चेंज करें तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें अच्छी हो सकती है। अब बात ये उठ रही है कि एक मैंने आपको बताया था कि जो भारत का
संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 246 है, आपको याद होगा भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 246 के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारा एजुकेशन का जो मुद्दा है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो अभी तो जो तमिलनाडु उसने अपनी डिसीजन सुना दिया, लेकिन अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई लॉ बना दिए तो याद रखना स्टेट के लॉ नहीं माने जाएंगे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और एंट्री नंबर 25 में एजुकेशन को यहाँ पर डाला गया है। चलिए, ये आर्टिकल तो हो गया आपका। इसके बाद एक एडिटोरियल हमारा आता है जिसमें कहा गया है हाउ टू ग्रीस द व्हील ऑफ जस्टिस। यहाँ पर बात की जा रही है जो हमारा जस्टिस, जो न्यायालय है, ये काम को कितना डिले तरीके से करता है। हमने देखा कि जो हमारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कहते हैं ना वो तारीख पे तारीख, बिल्कुल सही कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप कोई कोर्ट में केस करते हो तो आपको उसके खिलाफ तारीख पे तारीख ही मिलती रहेंगी। अगर आप यहाँ पर डेटा को देखो तो आप देखो 1 जनवरी 2006 को हमारे यहाँ पर पेंडिंग केसेस 292 लाख थे। जनवरी 2020 के अंदर देखें तो 375 लाख, और अगर हमें इंक्रीज की बात करें तो 83 लाख केस और नए बढ़ गए। जनवरी 2021 की बात करें तो पहले से 426 केसेस थे, 51 लाख केस और पेंडिंग चल रहे हैं इसमें। जुलाई 2021 की बात करें तो 449 चल रहे थे, जिसमें 23 लाख केसेस और बढ़ गए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केसेस की जो संख्या है वो हर एक साल पे कुछ ना कुछ बढ़ती ही जा रही है पेंडिंग केसेस की। तो अब आप बताओ, ये तो क्यूमुलेटिव के हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर कम करने के लिए बात ये बोली जा रही है, ये जो राइटर है हमारे अरुण जोशी सर और ये जो हमारे दूसरे हैं शैलेश गांधी, इन्होंने बोला कि अगर हमें जुडिशरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो एन वी रमना की गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि एन वी रमना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये वैकेंसीज को फिल करने पर जोर डाल रहे हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर डाल रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली होंगी, वो सारी चीज़ बेकार होती है, उनको फिल करो ताकि जितने जल्दी से जल्दी कोर्ट की प्रोसीडिंग बढ़ पाए उतनी बढ़े, और ये जो तारीख पे तारीख मिल रही है इसको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकें। तो ये पूरा एडिटोरियल, ये आर्टिकल इस पर बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है जिस पर मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया ने अपनी नाक कटवा ली है। मतलब बिल्कुल शर्म की बात है हमारे इंडियंस लोगों के लिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 149 कंट्रीज़ में हम 139 की रैंकिंग पर आ रहे हैं, यानी पीछे से 10वें नंबर पर आ रहे हैं। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश रहता है, ये पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश रहता है और हम इतने नाखुश रहते हैं, जिसके पीछे कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं। मतलब मुझे न्यूज़ पढ़ते हुए थोड़ी सी शर्म सी फील हो रही है कि आखिर ऐसा हम इंडियंस ने क्या कर दिया। बट चलो मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। डिटेल मैं आपको नोट्स की फॉर्म में बताता हूँ। चलिए, ये रहे हमारे नोट्स। आज की डेट है हमारी 29 सितंबर। इसके अंदर मुझे बतानी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको इकोनॉमिक सर्विसिंग कराई थी तो उसके अंदर भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जिक्र हुआ था, मैंने उसमें 2020 की रिपोर्ट बताई थी। अब हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड की 195 कंट्रीज़ में से 149 कंट्रीज़ का डेटा को कलेक्ट करती है और उसके हिसाब से ये निकालती है कि कौन इंसान ज़्यादा खुश रहता है। अच्छा, इंसान की खुशी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम उसका परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं, PPP बोलते हैं इसको, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक इंसान अपने देश में कितनी क्रय शक्ति है, कितना वो माल खरीद सकता है, कितने अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। दूसरा, क्या उसे कोई सोशल सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, जैसे गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है। हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है कि इंसान एक औसतन आय कितनी जीता है, वहाँ पर अपनी बात को रखने की कितनी फ्रीडम है, कितनी उसकी जेनोसिटी है, कितने करप्शन लेवल है, ये सारी चीज़ें मेजर करके एक देश की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाल लेते हैं। अब आप सोच के देखो, जरा मैं इंडिया की देखता हूँ, कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पर अपना पैसा खर्च कर पाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, आप कहोगे सर बहुत कम लोग हैं। सोशल सपोर्ट की तो अगर आप बात करो तो अगर एक लड़की का वहाँ सामने रेप भी हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं क्यों करूँ, बाकी लोग करेंगे ना, बाकी लोग पहल करेंगे। ये सोचते सोचते सब रह जाते हैं और सब लोग डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं और अपने सामने क्राइम होता हुआ देखते हैं। कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलता। हेल्थ केयर फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर तो आप देख ही चुके हो, कोविड-19 में कितनी अच्छी हमारी हेल्थ केयर, पूरा हॉस्पिटल हमारा कोलैप्स हो चुका था। फ्रीडम टू मेक चॉइस, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो या तो आपका यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे या वीडियो डिलीट करवा देंगे या आपको एंटी करप्शन या फिर आपको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। जेनोसिटी, कोई जेन्युइनिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम करप्शन की बात करें तो बिना करप्शन के तो कोई काम हो ही नहीं सकता सरकारी दफ्तर के अंदर। इतना अगर हमारे खराब है तो ऑब्वियस ही बात है हमारी रैंकिंग भी तो खराब आनी ही थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर जो सबसे अच्छी कंट्री जो वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री के अंदर आती है वो आइसलैंड,
डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर कवर होती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, कि इन कंट्री में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो भाई अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आता है 149 कंट्रीज़ के डेटा में, 149 नंबर अफगानिस्तान का। अब आप समझ गए हो कि वहाँ के लोग खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार ही नहीं है। वहाँ पे जब टेररिस्ट लोग कैप्चर करेंगे तो वहाँ के लोग कहाँ से खुश रह पाएंगे। ऊपर से तालिबानी लोगों ने तो अभी कैप्चर किया, लेकिन ये लोग तो पिछले 3 सालों से उस चीज़ को झेलते आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल तालिबानी का कैप्चर होने वाला है, तो वहाँ के लोग कहाँ से खुश होंगे। जिम्बाब्वे की बात करें तो 148 रैंक, रवांडा की बात करें 147, बोस्टवाना की बात करें 146, लियोथोसू की बात करें 145। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान 149 में 105, बांग्लादेश 101, चाइना 84। अब जरा इंडिया की बात करते हैं। इंडिया देखो कितना नाखुश है, 149 कंट्रीज़ में से ओनली 139 पर हमारी रैंक आती है इंडिया की। अगर हम 2020 के डेटा को मेज़र करें तो 156 में से हमें 144 में, ना तो हमारा 2020 का डेटा था अच्छा था, और 2021 में तो और बेड़ागर कर लिया हमने। तो यहाँ से आपको देखने को समझ आता है कि हमारे इंडिया के लोग कितने ज़्यादा नाखुश है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन, हेल्थ केयर, कई सारे रीज़न है। अब ये जो हमारे प्रोफेसर है ना, ये पता है JS वाजपेयी सर ये बोलते हैं कि आपको ना अपने इन 6 पैरामीटर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। इन 6 पैरामीटर नहीं बल्कि और भी कई पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और तब आपको अपनी वर्ल्ड हेल्थ जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको निकालनी चाहिए, जिसके अंदर आपका एजुकेशन भी आना चाहिए, क्राइम रेट आना चाहिए, क्रिमिनल रेट आना चाहिए, केसेस कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स भी उसमें ऐड होने चाहिए। तब आप एक अच्छी वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ कर सकते हो। इन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। तो चलिए अब आप ये बताओ, हमारे यहाँ पर इंडिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 के 149 कंट्रीज़ में इंडिया कौन सी रैंक पर आता है, 139 रैंक पर आता है, यानी पीछे से 10वें नंबर पर आती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका यहाँ पर आ रहा है ब्यूरोक्रेसी डिजिटल चैलेंजेस। अभी क्या बात बोले, यहाँ पर बात ये चलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आजकल क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इन जगहों पर आपको ज़्यादा अवेलेबल मिलेंगे। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ। अब एक बात सोचो कि एक IAS ऑफिसर या एक ऐसा बंदा जिसको हमने एक ऑफिसर रैंक दे रखी है, जिसको काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना, वो भी अपने ऑफिस आवर के अंदर। अब ऑफिस आवर के अंदर अगर वो बंदा अपना फेसबुक ID चला रहा है, 2-2 घंटे से एक्टिव है उस पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो क्या लगता है वो इंसान प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर यही बात बोली कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, देखो नो डाउट अगर गवर्नमेंट अपनी कोई नई स्कीम लेकर आता है तो वो फेसबुक पे आपको मिल जाती है, इंस्टा पे भी मिल जाती है, या कोई ऐसी खबर जो न्यूज़ पे नहीं मिलती बट सबसे पहले वो आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिल जाती है। नो डाउट कि ब्यूरोक्रेसी होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन आप उस लिमिट को बियॉन्ड क्रॉस करके अपने कामकाज को छोड़ के सिर्फ इसी पर लग जाओगे, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को लेकर ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो लोग हैं वो अपनी सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहें और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। इस बात को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर बोली गई है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है कि अभी नाक्स की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, नाक्स क्या होता है, हमारा नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बोला गया कि जो हमारे यहाँ पर जो अनहेल्दी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेता है उसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अगर वो हमारे सांस के थ्रू फेफड़ों में चले आए तो इकट्ठा होते होते आपकी लंग में डिजीज़ कर देगा, लंग कैंसर कर देगा। देखा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं, इतने ज़्यादा गंदे आर्टिकल PM 2.5, जिसके से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो PM 2.5 एनुअल अगर हम देखें तो 40 से भी ज़्यादा PM 2.5 देखने को लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो खराब सिचुएशन है वो ITO की, दिल्ली के अंदर आनंद विहार जो बस स्टेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है। द्वारका सेक्टर 8 में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है। गुरुग्राम हो गया, शिकारपुर, पटना, लखनऊ, आप ये जो रेड वाले देख पा रहे हो ना, ये दिल्ली के ही है और ये दिल्ली से लगा हुआ गुरुग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा खराब है। यानी यहाँ पर अगर आप सांस लेते हो तो अल्टीमेटली आप एक दिन में 100 सिगरेट के बराबर जो आप अपनी गंदगी इनहेल कर रहे हो वो बिना सिगरेट पिए आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो नाक के द्वारा इंडेक्स निकाला है उसमें यही बोला गया कि इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर जैसे स्मोक टावर लगाए जा रहे हैं दिल्ली में, ये स्मोक टावर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि एयर क्वालिटी को आप बहुत ज़्यादा रिफाइन कर पाओ, बहुत अच्छा कर पाओ। तो ये सारी बातें, और ITO दिल्ली, आनंद विहार, द्वारका, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड इलाके हैं, इनको सुधार करना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगवाओ जिससे एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक टावर लगवाओ जिससे कि जो एयर क्वालिटी है उसको बेटर बनाया सके। आप जानते हैं स्मोक टावर अभी केजरीवाल जी ने कहाँ पर लगवाया था, कनॉट प्लेस के अंदर, सेंट्रल प्लेस है वहाँ पर लगवाया था, ठीक है, कनॉट प्लेस। चलो ये सारे हो गए। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है, एक आर्टिकल है, लॉकडाउन स्लोड ग्रीन एनर्जी पुश।
देखो लॉकडाउन के केस में जैसे 2019 में पहला लॉकडाउन लगा, 2020 में दूसरा लगा, ठीक है। वैसे 2019 में नहीं लगा था, 2020 में लगा था, 2021 में दूसरा लगा था। तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो हमने देखा जो ग्रीन हाउसेस का जो कंपोजिशन है या ग्रीन एनर्जी का कंपोजिशन है, जितना हमने टारगेट सोचा था हम उतना अचीव नहीं कर पाए। आप इस रिपोर्ट को देखो, हमने सोचा था हमारा टारगेट कैपेसिटी की थी कि सोलर एनर्जी से हम 100 गीगावाट की बिजली बनाएंगे, लेकिन हमने कितनी इंस्टॉल कर पाई, सिर्फ 43.94। आप देख लो हम कितना पीछे चल रहे हैं। विंड एनर्जी की बात करें, हमारा टारगेट था 60 गीगावाट का, हम कितना अचीव कर पाए, ओनली 39.58। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी का टारगेट था 5 गीगावाट, हम कितना अचीव कर पाए, 4.79। बायो एनर्जी 10 गीगावाट का था, लेकिन हम कितना कर पाए, 10.17। ये जुलाई 2021 तक का डेटा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो हम अपने टारगेट से कितना ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। लॉकडाउन के केस में देखो बहुत सी चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पाई, सप्लाई भी बंद पड़ी थी। तो हो सकता है एक फैक्टर इसके पीछे का ये भी हो कि जब सप्लाई प्रॉपर नहीं आएगी तो कहाँ से आप अपने टारगेट को मीट आउट करवा पाओगे। लेकिन अगर हम वैसे भी देखते तो हम अपने टारगेट को अचीव वैसे भी नहीं कर पाते, हम हमेशा टारगेट ज़्यादा रखते हैं और अचीवमेंट हमारी कम होती है, जिस बात को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न जताएगा। और ये कहा गया कि आने वाले टाइम के अंदर हम इस पूरी डिमांड को जल्दी से जल्दी फुलफिल करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ क्या आ रही है, एक मिनट, ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है। यहाँ पर एक फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है, एड्रेस करते हुए इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल की डेट में, और इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या, इन्होंने थोड़ा सा पहले तो अपनी करंट सिचुएशन बताई। इन्होंने कहा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्री वैक्सीनेशन अगर किसी ने किया तो वो भारत देश ने किया है। फ्री मतलब पेड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर फ्री वैक्सीनेशन की बात करें, अल्टीमेटली इन्होंने सरकार की तारीफ की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वर्ल्ड के अंदर जो हमारी सरकार है उसने फ्री वैक्सीनेशन की कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, और इसको प्रोटेक्ट करने के यहाँ पर पूरी बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हम जानते हैं पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आने वाली जिनसे हम जॉब की अपॉर्चुनिटी को इन्हांस कर पाएँ। तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जॉब्स बढ़ने वाली है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है। देखो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। देखते हैं कि किस तरह से ये अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो स्कूल है इनको दोबारा से रीओपन किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि एक्सपर्ट का ये मानना है कि कोविड-19 के अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे तो उस फॉलो करते हुए में आप अपने स्कूल्स को रीओपन कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि स्कूल पूरा एक साथ मत बुलाओ, आप ऑल्टरनेट डेज में बुलाओ। ये इनके टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि आधा स्कूल एक टाइम आएगा, आधा स्कूल दूसरे टाइम आएगा। सुबह मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट करो, या 3-3 दिन की शिफ्ट बनाओ, 3 दिन ये बैच आएगा, 3 दिन अगले ये बैच आएगा। इस तरह से कुछ शिफ्ट बनानी चाहिए जिससे कि जो हमारे बच्चों पर जो मेंटल अनएबिलिटी आई है, मेंटल इलनेस आई है, इसको रिमूव किया जा सके। क्योंकि जब तक बच्चा फिजिकली चीज़ों को नहीं करेगा ना, तब तक बच्चे का जो ग्रोथ है वो मानसिक विकास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्कूल को रीओपन की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला आर्टिकल आता है, सुप्रीम कोर्ट लैशेस आउट फायर क्रैकर फॉर्म्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है। अब आप जानते हैं जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है हम दिल्ली वाले पिछले 4-5 सालों से दिवाली नहीं मना रहे। सर दिवाली नहीं मना रहे मतलब पटाखे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पटाखे छोड़ना बिल्कुल मना है। अगर छोड़ते हुए मिल गए तो चालान कट जाता है। इवन पटाखे बेचना भी मना है यहाँ पर। तो हाँ, फुलझड़ी वगैरह थोड़ी बहुत चला सकते हो, वो भी बच्चों के लिए। बाकी पटाखे वगैरह तो चलाना बिल्कुल बैन है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि जो फायर क्रैकर फर्म्स हैं, जो फायर क्रैकर्स बनाती हैं, इनको बंद कर देना चाहिए और इनको किसी और काम में इंगेज कर देना चाहिए। अब फायर क्रैकर वालों को ये कहना है कि हमारी रोजी रोटी इस पर चलती है, तो गवर्नमेंट से देखो रोजी रोटी चलती है, नो डाउट आपको लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन लाइफ छीनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भारत के संविधान में देखो तो हम लाइफ को पहले मानते हैं, रोजगार को बाद में लेते हैं। पहले जीना जरूरी है, रोजगार तो उसके बाद मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर रोजगार को पहली प्राइम मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि राइट टू लिबर्टी से पहले राइट टू लिव जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फायर क्रैकर को लेकर यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि इससे जो ग्रीन हाउसेज गैसेस का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है। चलो मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स बनाए, मैं आपको नोट्स में से पढ़ाता हूँ। अभी बेसिकली नोट्स क्या है फायर क्रैकर को लेकर, ये जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अपनी गाइडलाइन चलाई थी कि जो टॉक्सिकेटेड क्रैकर्स होते हैं इनको बेचना मना है, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, किसी भी फील्ड पर हो, आप इसको नहीं बेच सकते, क्योंकि इससे एयर क्वालिटी जो है या जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। खासतौर पर ये गैस का एक चैम्बर बना देता है, जिस चैम्बर के अंदर जब आप सांस लेते हो तो ये आपके अंदर
आपकी शुगर को बढ़ा देता है, आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको यहाँ पर ये ख़राब कर देता है। तो दिसंबर 2020 के अंदर ये कहा गया था कि आप वही क्रैकर्स चला सकते हो या उनके लिए रॉ मटेरियल बाय कर सकते हो जो कि ग्रीन में आती है। ग्रीन का मतलब है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को कंपोजिशन को बिगाड़ती नहीं है, आप उन चीज़ों को, उन क्रैकर्स को यहाँ पर चला सकते हो। लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पर इनकी सेल पर भी प्रॉपर रोक लगा दी गई थी और कंपनी ने कहा था कि इन चीज़ों को प्लीज़ इंप्लीमेंट करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्रैकर से बड़े हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, क्रोनियम, एल्यूमिनियम, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, हार्ट डिजीज से होने के चांसेस होते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और सबसे बड़ी बात है इससे नॉइस पोल्यूशन फैलता है और इससे जो कानों की सुनने की क्षमता है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें फायर क्रैकर को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फायर क्रैकर जब हम करते हैं तो इससे ग्रीन हाउसेस गैसेस पर इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर पे 6 लेयर होती हैं। आप मुझे बताओगे 6 लेयर कौन सी होती है? मैं थोड़े सा हिंट दे दूँ, स्ट्रेटोस्फेयर, अर्थोस्फेयर, इस टाइप की 6 लेयर्स होती हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन सी लेयर होती है और सीक्वेंस में बताना कि धरती से जब हम ऊपर जाते हैं तो किस टाइप की सीक्वेंस की वो लेयर पाई जाती है। अब क्या होती है, इसमें स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर होती है जो यहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, तो इस लेयर के अंदर जो एक गैस का कंपोजिशन होता है। अगर मान लो कि धरती पर कोई केमिकल बर्न किया जा रहा है तो वो केमिकल उड़ के कहाँ जाएगा, आसमान में जाएगा। आसमान में जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा ग्रीन हाउसेस का जो कंपोजिशन है उसको बिगाड़ देगा। मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउसेस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस कार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोलते हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस इसमें पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है ना, इनकी कंपोजिशन होती है कि लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इतने % होनी चाहिए, मीथेन इतने % होनी चाहिए। अगर हम धरती पर मतलब किसी भी लैंड पर अगर हम फायर क्रैकर्स करते हैं तो फायर क्रैकर से जो निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब वो इन ग्रीन हाउस गैसेस से मिलते हैं जाके तो ये इनके कंपोजिशन को बिगाड़ देती है। लेट सपोज वो मीथेन की संख्या बढ़ा देगी, लेट सपोज वो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ा देगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की संख्या कम कर देगी। तो जब कंपोजिशन ग्रीन हाउसेज गैसेज का अगर बिगड़ेगा, जो परसेंटेज होती है अगर वो नहीं हुई, कम ज़्यादा होगी, तो इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एसिड रेन होगी और बहुत सारी धरती पर अगर हम देखें जो हमारा एग्रीकल्चर है वो ख़राब हो जाएगा और उससे बड़ी बात हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो ये आर्टिकल कहता क्या, एक बार आप आर्टिकल भी तो पढ़ो। आर्टिकल ये कहता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो 2018 का जो जजमेंट था उसको हम अमेंड करेंगे और कहेंगे कि जो भी फायर क्रैकर फर्म्स हैं उनको यहाँ पर जल्दी से क्लोज डाउन किया जा सके, जिससे कि प्रोडक्शन इनका बंद हो, ताकि इनकी जो सप्लाई या सेल हो रही है इसको हम यहाँ पर रोक सकें। ठीक है, चलिए, ये था। इसका एक आर्टिकल आप यहीं जस्ट बगल में देख पा रहे हो, ये एक टनल है जिस टनल पे अभी काम चल रहा है और ये टनल जो है वो गडकरी जो है हमारे, ठीक है, गडकरी हमारे कौन है जानते हो, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो इन्होंने ये जो जोजिला टनल है जिस पे अभी काम चल रहा है, इस पर ही सर्वे करने के लिए गए। अब मैं आपको बता दूं ये जम्मू एंड कश्मीर में एक टनल बनाई जा रही है। इसकी बहुत खास बात है, मतलब आप ये मान के चलो ये टनल बनाया जा रहा है, ये 2.5 घंटे के रास्ते को 15 मिनट के रास्ते में कन्वर्ट कर देती है। चलो मैं इस पर थोड़े से पहले आपको ना आपको मैपिंग दिखाता हूँ, मैपिंग से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो मैपिंग कुछ ऐसी है कि आप ये देखो, ये जो आप जम्मू एंड कश्मीर के 2 रीजन देख पा रहे हो, श्रीनगर और लेह लद्दाख। ये जो रीजन है ये बेसिकली क्या है, इसकी जो लंबाई है लगभग वो लेंथ अगर देखें तो 14.15 किलोमीटर की है। हम जो टनल बना रही है पूरे दिन ओपन, सभी दिन ओपन रहेगा और चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी हो, रेनफॉल कुछ भी हो रही हो, ये सभी उसमें खुला रहेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ टनल ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि बर्फबारी या बाढ़ वगैरह का लेवल हो जाता है इस वजह से, बट ये पूरे सीजन में खुला रहेगा, ये वेदर को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हम जब श्रीनगर से लेह लद्दाख पे जाते थे तो क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ों में थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है, तो हमें 2.5 घंटे का सफ़र लगता था। लेकिन जब से ये टनल बनाया जाएगा तो इस टनल से अगर आप श्रीनगर से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो तकरीबन आप 15 मिनट के सफ़र के अंदर इस पूरे इवेंट को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जिसमें पहले कभी 2.5 घंटे कभी 3.5 घंटे लग जाते थे, अब 15 मिनट के अंदर ये काम कवर हो जाएगा। और इसका एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है कि 5 साल के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा और उस पर जो खर्चा आएगा वो 6,809 करोड़ का आएगा। अब क्योंकि टनल है
खूब चौड़ा काफ़ी टनल है, तो देखो पैसा तो बिल्कुल जाएगा। 6,809 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है उस पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलो यही टनल है जिसकी सर्वे के लिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है ये सर्वे के लिए गए हुए थे। आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ में किस तरह से वहाँ पर सर्वे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर कोई रोड नहीं देख पा रहे हो, कच्ची सी रोड है जिस पर ये अभी चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारा जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी हमारी इकॉनमी ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी। ठीक है, मानी जाएगी, हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, सेबी क्लियर करना चाहिए गोल्ड एक्सचेंज के लेकर नॉर्म्स को लेकर। दोस्तों क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं पेटीएम वगैरह पे भी गोल्ड का ऑप्शन आता है, तो गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं, जो बार्स होते हैं, उनको बाय कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको रिडीम कराने आते हैं यानी उसको बेचने आते हैं तो हमें उसकी सही कीमत नहीं मिलती है या उससे कम कीमत मिलती है। तो इसको लेकर जो बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज रेट है इसको सही तरीके से बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जा रही है। तो सेबी ने क्लियर किया है कि आने वाले टाइम के अंदर हम गोल्ड एक्सचेंज के अंदर जो क्लियर नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर लेकर आएंगे, जिससे कि बायर जो है या जो सेलर हैं जो उसको बेचना और खरीदना चाहते हैं उनको एक स्ट्रिक्ट प्लान पता हो कि किस तरह से बेचा खरीदा जा सकता है। तो कल को जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है इसी तरह से गोल्ड की भी ट्रेडिंग की जाती है, तो इसके अंदर भी भारी इजाफा देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़, अच्छा एक मिनट, ठीक है, अभी इस आर्टिकल को मैं बाद में दोबारा कवर करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, थोड़ा वर्ड सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर तालिबानी लोगों ने क्या बोला है कि 1964 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं अफगानिस्तान में किसका कैप्चर है, तालिबानी लोगों का कैप्चर है। लेकिन इन्होंने बोला कि जो हम अभी संविधान 1964 का ले रहे हैं, इस संविधान 1964 के अंदर कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन जो हमारा बेस होगा वो बेस क्या होगा, हमारा 1964 का ही संविधान को हम दोबारा से लेंगे। लेकिन ये परमानेंट नेचर का संविधान नहीं होगा, ये कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं, जब तक इनका खुद का संविधान नहीं बनता तब तक हम 1964 के बनाए हुए संविधान को ही अपने यहाँ पर लागू करेंगे। और इसमें क्या होगा कि महिलाओं को जो है कुछ चीज़ों को जो पाबंदी थी उन पाबंदी को यहाँ पर हटाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तालिबानी लोग बोलने में और करने में बड़ा ही ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक बात आ रही है, पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग एक्सपेंशन ऑफ CPEC टू अफगानिस्तान। अब आप जानते हैं पाकिस्तान जब से ये हमारे यहाँ पर अफगानिस्तान का इशू उठा है, अफगानिस्तान में तालिबान का कैप्चर है, तब से पाकिस्तान को ज़्यादा ही अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, मतलब लट्टू होता जा रहा है। अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें 193 मेंबर कंट्रीज के क्या आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उस मीटिंग के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला था, पाकिस्तान, एक अकेला पाकिस्तान था जिसने बोला था कि हमें अफगानिस्तान में जो तालिबानी का जो हेड है उसको भी इसमें बुलाना चाहिए मीटिंग के अंदर, क्योंकि तो अफगानिस्तान से जो अशरफ गानी है वो भी जाते थे इस मीटिंग के अंदर। तो अब अगर वहाँ सरकार नहीं तो क्या हुआ, अभी जो हाल फिलहाल में जो सरकार चल रही है उसका जो मेंबर है चीफ उसको बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी कंट्रीज उनके अगेंस्ट में चली गई थी, उन्होंने कहा था क्या बात कर रहे हो, मतलब हम एक टेररिस्ट को अपने मीटिंग में बुलाएंगे, ये तो और ज़्यादा बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। और बात बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफदारी इतनी क्यों कर रहा है, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ से वेपन्स आने, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए चोर चोर मौसारी भाई वाले में बात होगी ना, तो ये केस चल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान देखो, हमारी इंडिया के अंदर भी मैं ये नहीं कहूँगा सारे दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हाँ इंडिया में भी खोट है, इसी तरह पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं जिनमें खोट पाई जाती है। तो कोई भी बंदा चीज़ों को दिल पे ना ले, अगर कोई पाकिस्तान का ये बंदा वीडियो देख रहा है तो ये ना सोचे मैं पाकिस्तान की जनता की बात कर रहा हूँ। यहाँ जनता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है जिनकी नीयत में खोट है। हम इंडियंस में भी नीयत में खोट होती है, नो डाउट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे इंडियंस में भी कई सारे ऐसे जो देश में रहकर देशद्रोही वाले काम करते हैं, तो मैं इंडिया को भी कहाँ बख्श रहा हूँ। जो चीज़ सही है उसको एक्सेप्ट करो, ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट में हो, चाहे वो चाइना के हो या वो पाकिस्तान की, ये फिलॉसफी रखोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात की क्या की जा रही है, चलो मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उससे आपको ना चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। अभी चाइना क्या है ना, चाइना खुद दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना ये चाहता है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर यानी एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसके तहत हम ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर पाएँ। अब आप देख सकते हो चाइना का काशगर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं चाइना के अंदर। अब चाइना चाहता है कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री से बनाए हुए माल को पाकिस्तान तक भेजना है तो उसके लिए उसे कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। कॉरिडोर का मतलब है एक ट्रांसपोर्ट का एक वे बनाना पड़ेगा, एक रोड बनानी पड़ेगी जहाँ से ये सामान आसानी से आ जा सके। जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवेज बनते हैं तो वो काफ़ी चौड़े होते हैं, लंबी दूरी को कम समय के अंदर तय करते हैं, इसी तरह से ये कॉरिडोर ये बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भारत का जो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये रोड वहाँ से होती हुई जाएगी, लाहौर से होती हुई, और ये गवादार मतलब ये जो पोर्ट है यहाँ तक जाएगी। अब ये पाकिस्तान और चाइना के व्यापार
व्यापार को बढ़ाने के लिए ये जो रोड है ये बनाई जा रही है। अब पाकिस्तान वाले पता है क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं जो इस्लामाबाद आप देख रहे हो, इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के लिए एक और रोड बना दो, जिससे कि आपका जो माल है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बिके। भाई पाकिस्तान तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, चाइना बनाए ना बनाए, लेकिन वो चाइना वालों को ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हम पर फोकस मत करो, हमारा पापा लोग भी बैठा पड़ा है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, वो हमसे ज़्यादा बम बारूद फेंकता है, तो अगर तुम उसके साथ भी व्यापार करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, फिर हम तीनों लोग मिलकर इंडिया पर क्या करेंगे, हैप्पी दिवाली करेंगे। तो इस इवेंट के चलते यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन है इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के लिए एक और रोड बना दो, चाइना के पास तो दबा के पैसा है, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ये बात बोली जा रही है। और देखो चाइना वाले क्या करते हैं, आप देखो ये चाइना है, इन्होंने कई सारी इन्वेस्टमेंट कई सारे प्रोजेक्ट पर अपना पैसा यहाँ पर लगा रखा। आप ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ना, इन्होंने ऐसा कॉरिडोर भी बना रखा, इससे अलग अलग कंट्री को इन्होंने यहाँ पर जोड़ा हुआ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इवन इन्होंने लैंड क्या, इन्होंने तो सी को भी कैप्चर कर रखा है, सी पर भी इन्होंने अपने अपने क्या बना रखे हैं, कई सारे रूट मैप बना रखे हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से चाइना ने अलग अलग कंट्रियों के ऊपर क्या कर रखा है, अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रखी है, जिसके तहत वो अपने माल को आसानी से इधर से उधर ले जा सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया चाइना वालों को कि चाइना वालों जैसे आप सीपीईसी के तहत हमारे यहाँ पर रोड्स बनवा रहे हो ना, सीपीईसी का मतलब क्या हुआ, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो ना, एक काम करो ना, हमारा माई बाप अफगानिस्तान, उसके लिए भी रोड बना दो। तो यहाँ पर एक वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं चाइना वाले। अब आप जानते हो चाइना वाले तो इस रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चोर चोर मौसारे भाई, ठीक है, तो वो बिल्कुल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि टेररिज्म को बढ़ाने में आसानी होगी। आप देख रहे हो इनके कितने नेक इरादे हैं, मतलब दिल खुश हो गया इनके नेक इरादों को देखकर, मतलब मज़ा आ रहा है। चलो भाई, हम इंडिया वाले भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, चाइना ने भी क्या किया, अपने एक डिस्प्ले किया है ड्रोन्स का। आप देख पा रहे हैं ये जो प्लेन, ये कोई प्लेन नहीं है, ये ड्रोन्स हैं जिनसे ये निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पता है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है चाइना, कि हमारे यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि आप देख सकते हैं हम किस तरह से ड्रोन से एयर शोज़ कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हम ड्रोन में भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो ही गई। अब ये स्पोर्ट्स लेवल की न्यूज़ आ गई। अब हम ऊपर बिजनेस सेक्शन पर चलते हैं। बिजनेस सेक्शन के अंदर आज हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर कौन कौन सी वो टॉप 50 कंपनियां जो कवर होती है। अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसबीआई, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो यार यूएस डॉलर 73 रुपीज़ का हो गया है, यूरो 86 रुपीज़ का हो गया है, ब्रिटिश पाउंड 100 रुपीज़ का है, जापानीज येन 66 रुपीज़ का है, चाइनीज़ वन 11 रुपये का। अगर आप देखो सबसे सस्ता क्या है, चाइनीज़ है, और सबसे महंगा क्या है, ब्रिटिश पाउंड है। और जानते हो यही जो 5 करेंसीज होती है ये हमारी किस में आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी जो आईएमएफ लोन देती है वो एसडीआर में देती है, और उसमें 5 बास्केट ऑफ करेंसी में यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन आती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।